हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन के बारे में और इस क्लास में हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, पिछले बार हमने पढ़ा था कि जो भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं उनकी क्या ज़रूरत थी, है ना। तो जब हमने देखा था कि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तरीके से आपस में मतभेद चल रहे थे, शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय पे दूसरे भी ऐसे संगठन उभर कर सामने आए उस समय पे, जिन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और एक दूसरे के विकास के लिए एक साथ मिलकर इन्होंने संगठन का निर्माण किया। ऐसे कई सारे, जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान। ठीक है, तो जो आसियान जो है वो जो एशिया के दक्षिण पूर्व देश जो हैं उन देशों का क्या है, एक संगठन है। ये आसियान का झंडा है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है हमें पेपर में कभी कभी कि आसियान के झंडे में जो भी प्रतीक चिन्ह है उसका क्या मतलब है। तो इसमें धान की ये 10 बालियां हैं जिनको बांधा गया है बीच में से, है ना। और ये उनके देश की एकता, जो 10 देश शामिल है ना, यहाँ पे 10 बालियां हैं धान की, और जो 10 देश इसके सदस्य हैं उसकी एकता और मित्रता को का प्रतीक है। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और इसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार रहा। तो ये जितने भी दक्षिण पूर्व वाले देश रहे हैं और एशिया के और भी दूसरे देश, ये यूरोप और जापान के क्या रहे हैं, उपनिवेशवाद रहे हैं, और उनका शिकार बने हैं उपनिवेशवाद का, और भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई है। यानी कि क्या करते थे, जैसे यूरोपीय देश हैं, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग क्या करते थे, जो भी गरीब देश होते थे, ठीक है, उन देशों पर अपना कब्जा कर लेते थे, उनको कॉलोनी बना लेते थे, और वहाँ से उन हर तरीके से उनका शोषण करते थे, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। ठीक है, और जिसकी वजह से इन देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए थे। ठीक है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, है ना, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो इसे राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये सारे जो देश थे एशिया के, उनको अब उनके सामने एक चुनौती समस्या थी कि उनको राष्ट्र निर्माण करना है, यानी अपने देश का विकास करना, अपने देश को आगे बढ़ाना है। और उनके देशों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, है ना। एशिया के जो देश हैं उनमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक पिछड़ापन था, गरीबी, है ना, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सारी जैसी समस्याएं उनको सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। ठीक है, तो शीत युद्ध जब शुरू हुआ 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके 1990-91 तक चला। ठीक है, ये शीत युद्ध का दौर। तो इस दौर में क्या था, जो दोनों महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, तो दोनों के गुटों में वो दोनों आपस में क्या कर रहे थे, नए नए जो देश आज़ाद हो रहे थे उनको शामिल कर रहे थे अपने अपने गुटों में, है ना। तो शीत युद्ध के दौरान किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव भी इन देशों को झेलना पड़ा। अमेरिका कहता कि मेरी इस तरफ आ जाओ, पूंजीवादी को अपनाओ, और सोवियत संघ कहता कि मेरी तरफ आ जाओ, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए। ठीक है, तो टकराव और भागम भाग की एक ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। तो अभी देखो, क्योंकि अभी अभी तो ये लोग आज़ाद हुए थे, ये देश, है ना, यूरोपीय देशों से और जापान के उपनिवेश से। तो अगर ये देश किसी एक गुट में शामिल होते तो, और इस तरी फिर से उनको खतरा होता कि वो दोबारा से उन कहीं उपनिवेश ना बन जाए, या दोबारा से वो गुलाम ना बन जाए, दोबारा से जो उनके जो देश के हित हैं खतरे में ना पड़ जाए। तो इस वजह से हुआ क्या, बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास
औपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। तो देखो उस समय क्या चल रहा था, जब हमारा उसी समय 2 साल बाद हमारा भारत देश भी आज़ाद हो गया था। तो भारत ने क्या फैसला किया था कि वो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाएगा, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि क्या करेगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना संयुक्त राज्य अमेरिका में और ना ही सोवियत संघ में। ऐसे ही और भी बहुत सारे देश थे कि एशिया में जो किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे और वो आपस में एक एकता बनाकर रखना चाहते थे। ठीक है, और ये जो इनको तीसरी दुनिया कहा गया, जो नए आज़ाद देश थे जो पहले किसी के गुलाम रह चुके थे और बाद में जो आज़ाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इनको तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये कह रहे कि जो भी ये सहयोग कर रहे थे ना, ये इतने ज़्यादा कारगर थे नहीं, और इसी के चलते क्या किया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने एक अपना ही संगठन बना लिया। ठीक है, वैकल्पिक पहल की, जिसको बोला जाता है आसियान, है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। और कब बनाया, 1967 में, 1967 में। सबसे पहले 5 देशों ने मिलकर इसको बैंकॉक में साइन किया था। ठीक है, हस्ताक्षर किए, बैंकॉक घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आसियान है उसकी स्थापना किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। और कब की गई थी, 1967 में की गई थी। इसके आसियान की स्थापना की, और फिर ये देश कौन कौन से थे जो 5 देशों ने स्थापना की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, PM सिट करके। ठीक है, P मतलब फिलीपींस, ठीक है, M मतलब मलेशिया, S मतलब सिंगापुर, I मतलब इंडोनेशिया और T मतलब थाईलैंड। ठीक है, तो ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि जैसे MCQ में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा देश जो है इसका संस्थापक देश नहीं है। तो ये 5 देश आपको याद रखने कि कौन से इसके 5 संस्थापक देश रहे हैं। आसियान का उद्देश्य क्या था, आर्थिक, मुख्य रूप से आर्थिक था। ठीक है, क्या था, जब आसियान की स्थापना की गई थी तो मुख्य उद्देश्य था उनका आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। ठीक है, तो आसियान का ये पहला उद्देश्य है कि आर्थिक विकास करना और तेजी से विकास करना, जिससे कि जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो है ना परेशानियां वो हल हो सके। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य क्या था कि कानून के शासन, यानी कि कानून के हिसाब से शासन चलाएं, और संयुक्त राष्ट्र जो कि यूएनओ है उसके जो भी कायदे कानून है उसके आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। फिर बाद के कुछ सालों में क्या हुआ, इसमें 5 और देश शामिल हो जाते हैं, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये 5 देश और शामिल हो जाते हैं और इनको मिलाकर आसियान देशों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 10। तो ये 10 इसके परमानेंट मेंबर हैं, मतलब इसमें मेंबर हैं, और इसके बाद इन्होंने अपनी सदस्यता क्या कर दी, बंद कर दी। उसके बाद इसका कोई सदस्य नहीं बना। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। तो कह रहे हैं कि यूरोपीय संघ ने जैसे अपने आप को एक बड़ा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश की, इसने वैसा कुछ लक्ष्य नहीं रखा। औपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण इन्होंने पेश किया। ठीक है, करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसे आसियान शैली कहा गया या कहा जाने लगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आसियान शैली जो है वो किसे कहा गया, तो आसियान शैली यानी कि आसियान का जो काम करने का तरीका है, मेल मिलाप का, मिलजुल कर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके, उसी को ही आसियान वे कहा गया। ठीक है, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिक का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यानी कि जो इसका काम करने की शैली है आसियान वे है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बना लिया। तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, आर्थिक स्तर से तो अपना तरक्की की ही, विकास किया ही, और साथ ही साथ अपने को और ज़्यादा व्यापक, अपना सामाजिक दायरे से भी इन्होंने अपना विस्तार किया। 2003 में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 2003 में आसियान ने क्या किया, आसियान ने सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलते जुलते हैं। तो मतलब 2003 में क्या किया, 3 स्तंभ बनाए। ठीक है, और 3 स्तंभ, कौन से 3 स्तंभों की स्थापना की, आसियान सुरक्षा समुदाय पहला, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो ये कब की थी, 2003 में। आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या काम है, यहाँ पर बताया गया है। आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या काम है, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि जो भी क्षेत्रीय विवाद होंगे हम क्या करेंगे, आपस में मिलजुल कर सुलझा लेंगे, बातचीत करके सुलझा लेंगे, मतलब उस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उतनी बात बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते के लिए किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। तो 2003 में जब ये 3 स्तंभ बनाए गए थे तो और भी कई सारे समझौते किए गए थे, और इन समझौतों के तहत क्या हुआ, जितने भी आसियान के 10 सदस्य देश हैं उन्होंने क्या किया, शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहमति जताई कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, शांति से रहेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में बोलेंगे नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारे बीच में जो भी आपसी अंतर हैं उनका हम सम्मान करेंगे, अधिकारों का सम्मान करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ये सारा कुछ इन्होंने एक दूसरे को वचन दिया। ठीक है, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति के मामले आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में क्या किया गया, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई और इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य यह था कि क्या करेंगे, सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए इन्होंने एक ऐसा क्षेत्रीय मंच की स्थापना की जहां पर वो एक दूसरे से मिलजुल कर बात करेंगे और सुरक्षा के बारे में उनकी या जो भी विदेश नीतियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। तो बेसिकली देखा जाए तो जब स्थापना हुई थी आसियान की तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपना आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और वह ऐसा ही बना रहा। तो बुनियादी रूप से उन्होंने हमेशा आर्थिक विकास को ही महत्व दिया है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है। तो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो आसियान की जो कुल अर्थव्यवस्था है, जो 10 देश हैं उन सबका मिलाकर अमेरिका और यूरोपीय संघ और जापान की तुलना करें ना, अगर कंपैरिजन करें तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। लेकिन विकास की अगर दर देखें तो इसका विकास जो है इनसे तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो इसके प्रभाव में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए तुमने देखा होगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में सुना होगा। तो ये सारा वही है कि भारत भी क्या कर रहा है, आसियान की तरफ देखने की और आसियान के साथ काम करने की और उससे जुड़ने की कोशिश की है भारत ने। बाद में पहले शुरू में हुआ क्या था ना, जब आसियान की स्थापना हुई थी तो भारत को आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे वो चाहते थे कि भारत भी उनमें शामिल हो, लेकिन हुआ क्या था, भारत ने मतलब इतनी ज़्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं
और फिर उन्होंने अपना संगठन बना लिया और उसके बाद जब 10 सदस्य उनके हो गए तो उन्होंने अपनी सदस्यता बंद कर दी कि अब हम इसमें कोई सदस्य नहीं बनाएंगे। लेकिन समझौते करके दूसरे देश उनके डायलॉग पार्टनर और ऐसे चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके मेंबर नहीं बन सकते अब, है ना, नहीं बनेंगे। तो फिर अब भारत ने भी क्या किया है, पहल करने की कोशिश की है, क्योंकि देखो भारत के लिए भी क्या होगा, फ़ायदा होगा अगर आसियान के साथ वो अपने रिश्ते अच्छे करता है, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अगर रिश्ते बेहतर बनाता है तो भारत को बहुत आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। एक तरीके से तो साझा बाजार मिलेगा, क्योंकि आसियान के साथ अगर कुछ भी समझौता होता है तो मतलब एक साथ 10 देश मिलेंगे बाजार के रूप में, और अलग अलग जो भी है मतलब लेन देन आपसी व्यापार के लिए, ठीक है। तो 10 देशों के साथ जो है एक तरीके से 10 देशों का बाजार उनको मिलेगा, ठीक है। तो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य, अब यहाँ से दूसरा जो समुदाय बनाया गया था आर्थिक समुदाय, है ना, उसका उद्देश्य है कि उसका उद्देश्य था साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ठीक है। तो ये जो पूरे 10 देश हैं, इन देशों के बीच में साझा बाजार को तैयार करना, ठीक है, और उत्पादन का आधार तैयार करना, और जिससे कि आर्थिक विकास में मदद हो सके, ठीक है। तो इस संगठन से क्या हुआ, देश के आर्थिक विवादों को निपटाने में भी एक तरीके से सहायता मिली, ठीक है। और आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में FTA, संयुक्त मुक्त व्यापार, FTA मतलब फ्री ट्रेड एरिया, FTA बनाने पर भी ध्यान दिया, यानी कि एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पर मुक्त व्यापार हो सके, बिना टैक्स के या कम टैक्स पे व्यापार हो सके। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका और चीन भी अब आसियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विज़न दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आसियान विज़न 2020 क्या है, ठीक है। तो आसियान विज़न 2020 जो है, इसमें क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका, यानी कि कई सारी भूमिकाओं को प्रमुखता दी गई है, और आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही ये बात निकली है। और इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की। तो यानी एक तरीके से विज़न 2020 क्या है कि मतलब इस तरीके का विज़न रखना है, इस तरीके का उद्देश्य रखना है जहाँ पर बिना किसी टकराव के बातचीत को बढ़ावा देते हुए सारी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित हो रहे एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में इनकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। तो यानी कि जो आसियान है वो भारत के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए, इन सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ना, प्रासंगिक हो गया है। किसके लिए, व्यापार के लिए और निवेश के मामले में, ठीक है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, यानी कि शुरू के वर्षों में तो भारत में क्या किया कि आसियान पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं कि छोटे छोटे 10 देशों का समूह ही तो है, क्या होगा, है ना, इतना ज़्यादा हमने कोशिश की नहीं, भारत के सरकार ने उन पर ध्यान देने की। जो भी विदेश नीतियां बनाई उसमें आसियान के ऊपर कभी इतना फोकस किया ही नहीं गया। लेकिन हाल के वर्षों में क्या हुआ, अपनी नीतियों में थोड़ा सुधार करने की कोशिश की है भारत ने, और भारत ने 2 आसियान सदस्य मलेशिया और सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। यानी कि भारत अब धीरे धीरे अपने संबंधों को सुधारने की, अपनी नीतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है और आसियान के साथ
हाथ मिला रहा है। 2010 में क्या हुआ था, आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू हुई थी और आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। तो आसियान की जो असली ताकत किसमें है, जो भी उसके सदस्य देश हैं, सहभागी देश हैं, ठीक है, उनके साथ बातचीत करके, संवाद करके परामर्श करने की नीति को लेकर चलता है ये। और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। तो ये कह रहे विश्व एशिया के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशिया के सभी देशों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर वो आकर वैश्विक मामले और जो भी उनके राजनीतिक और सुरक्षा के मामले हैं उनको आकर यहाँ पर चर्चा करें, उसको सुलझाएं। ठीक है, तो ये था पूरा आसियान, खत्म हो गया। यहाँ पे आसियान और भारत के भी कुछ संबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखो, भारत ने 1991 में क्या किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी। और ये जब उस समय जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और फिर 2014 में इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी ने किस में बदल दिया था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ठीक है, और इसे पूर्वी एशिया के देश आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। तो इन सब से क्या हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी में, कि हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, यानी कि ईस्ट के देशों की तरफ भी अब गौर करने की कोशिश की गई 1991 में। फिर जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने एक्ट ईस्ट, ये लुक ईस्ट पॉलिसी को ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में पेश किया। और फिर इसमें आसियान के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जो देश हैं उन पर भी ध्यान देने की कोशिश की और उनसे भी बेहतर संबंध और आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी करने की कोशिश की, और जिससे कि व्यापार में बढ़ोतरी हो और निवेश में और आर्थिक विकास में तेजी हो सके। ठीक है, ये देखो, ये जो है 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भारत में नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी जिसमें आसियान के जितने भी 10 मेंबर है वो सभी 10 मेंबर के जो मुख्य लोग हैं, नेता हैं, वो आए हुए हैं, है ना। तो आसियान और भारत की साझेदारी से पता चलती है कि अब धीरे धीरे जो भारत है वो आसियान से अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा जो है आसियान शैली जो हमने पढ़ा, आसियान के उद्देश्य पढ़े, ठीक है, और आसियान के 3 स्तंभ, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।